बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से एक खबर दी है अंसार अब्बासी साहब ने, वहाँ से हम बात शुरू करेंगे। और अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने तमाम कमांडर्स, अहम अफसरान बशमूल ISI से वाबस्ता हुकाम को सियासत से दूर रहने और सियासतदानों से बातचीत से गुरेज करने की ताज़ा हदायत जारी कर दी हैं। एक तो उनकी खबर खुद ये बता रही है कि क्या वाकई फ़ौज सियासत से दूर नहीं है, यानी अगर उन्होंने ये हदायत की है कि आप सियासत से दूर रहें और ख़ास तौर पे सियासतदानों से बातचीत ना करें, तो क्या वाकई सियासतदानों से बातचीत की जा रही है और सियासत के अंदर फ़ौज का कोई किरदार है? देखिए, मना उस चीज़ से किया जाता है जो चीज़ हो रही हो। ख़ास तौर पे जो इसकी हेडलाइन है खबर की वो ये है कि आर्मी चीफ की फ़ौज और ISI को सियासत से दूर रहने की हदायत। तो पहले तो अंसार अब्बासी साहब ये बताएं कि क्या वाकई फ़ौज सियासत के अंदर पूरा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि फ़ौज तो ये क्लेम करती है कि वो नहीं कर रहे। हालांकि हर दौर में फ़ौज ने पाकिस्तान में सियासत में अपना रोल प्ले किया है, चाहे वो इमरान खान साहब का दौर है, चाहे उससे पहले नवाज शरीफ साहब का दौर है, चाहे उससे पहले के अदवार हैं, हर दौर में किया है। लेकिन हर दौर में ये भी कहा है कि हम सियासत में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, हम अपने आप को सियासत से दूर रख रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब के स्टेटमेंट के बाद बहुत ज़्यादा रूला पड़ गया सोशल मीडिया पे और पाकिस्तान के लोग इसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। उनका ये मानना है कि वो तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं कि पाकिस्तान में एक हुकूमत खुद ब खुद ख़त्म हो गई और दूसरी एक कमज़ोर तरीन हुकूमत जिसके अंदर दर्जन से ज़्यादा इत्तेहादी हैं वो खुद ब खुद जुड़ गई। दो बंदे छोड़ के जाएँ तो हुकूमत गिर जाती है। तो लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं और लोग इसको तस्लीम नहीं कर रहे। लेकिन अंसार अब्बासी साहब की खबर है और उन्होंने कहा कि ये हदायत दी गई हैं इमरान खान की ज़ेरे क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडे के तनाजुर में, जिसमें ISI के बाद ओहदेदारों पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो पंजाब में आइंदा ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाने के लिए सियासी जोड़ तोड़ कर रहे हैं। देखिए, ये इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मैंने बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हमें वाकई दीवार से लगाया जा रहा है और उन्होंने इशारा एक हसास इदारे की तरफ किया। आपको पता है ISI का उन्होंने नाम लिया और उन्होंने कहा जी यहाँ से एक सेक्टर कमांडर साहब हैं जो इस सारी चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। अब उसमें दिफाई ज़राए ने इन इल्ज़ामात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ISI के सेक्टर कमांडर, जिन्हें PTI के रहनुमा बदनाम कर रहे हैं, 15 दिन से ज़ायद अरसा से लाहौर में मौजूद ही नहीं हैं। वो पेशा वराना काम के सिलसिले में इस्लामाबाद में, जी वो पाकिस्तान से बाहर भी गए थे और इस्लामाबाद में भी हैं और ये सारी चीज़ें पता हैं, सबको पता है। अंसार अब्बासी साहब कोई नई चीज़ नहीं बता रहे। वो इस्लामाबाद में भी हैं, वो लाहौर में भी गए, वो पाकिस्तान से बाहर भी गए, ये सबको पता है और चीज़ें बहुत बहुत ओपन है। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जनाब, क्या इस्लामाबाद से बैठ के कोई काम नहीं कर सकता? सवाल है एक मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर काम करवाना हो तो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, जहाँ दिल करे आप बैठे। आपको नहीं पता मैं कहाँ पे मौजूद हूँ इस वक्त, बस मैं अपना प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो आपने काम करना हो तो आपको फिजिकली जाके एक एक बंदे को पकड़ के गली मोहल्लों में जाके कंपेन थोड़ी करनी होती है। ना इमरान खान साहब के दौर में ऐसा हुआ, ना नवाज शरीफ के दौर में ऐसा हुआ, ना 2013 के इंतखाबात में, ना 2008 के इंतखाबात में कभी ऐसा हुआ कि जाके खुदा ना खास्ता कोई इदारों के लोग खुद जाके कंपेनें कर रहे हो। ऐसा तो नहीं होता। कोई कहीं भी मौजूद है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, वो अपने असर रसूख को इस्तेमाल कर सकता है, अपने ऑफिस को इस्तेमाल कर सकता है। तो ये बड़ी भोंडी किस्म की खबर दी है अंसार अब्बासी साहब ने, पता नहीं किसकी खुशी के लिए उन्होंने ये खबर दे दी है और ये खबर का नशा रहना पाऊँ है तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पर ISPR खुद स्टेटमेंट दें कि वो कह चुके हैं ISPR कि हम अपने आप को गैर सियासी रखना चाहते हैं। लेकिन पहले इसके ऊपर PMLN को और पीपल्स पार्टी को और मौलाना फजलुर रहमान को यकीन नहीं था और अब इसके ऊपर ना अवाम को यकीन है और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीन है। तो पहले भी लोग यकीन नहीं करते थे पाक फौज की बात के ऊपर, आज भी लोग यकीन नहीं करते पाक फौज की बात के ऊपर और कोई ना कोई साइड हमेशा ये कहती रहती है कि ये हमें दीवार के साथ लगा रहे हैं। तो ये इस किस्म के एलिगेशन लगते रहते हैं। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, ओन चौधरी के भाई के जलसे में मरीम नवाज साहबा रात गए गई। वहाँ पे कैमरा लेकर कुछ सोशल मीडिया के नौजवान पहुँच गए। वो जिसके आगे माइक करते थे वो कहता था जी मैं इमरान खान का वोटर हूँ। इधर क्या लेने आए जी, हम देखने आए हैं। वो जिसके आगे माइक करते थे जी मैं तो इमरान खान को वोट डालूंगा, यहाँ क्या लेने आए जी, हम देखने आए। तो एक तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। दूसरा, ओन चौधरी वो शख्सियत हैं
जिनके बारे में अताउल्लाह तारड़ ने यह इल्ज़ाम आयद किया था कि वो मंशियात की फराहमी करते हैं और उसकी सप्लाई करते हैं। लेकिन उसके बाद अब उनके भाई की जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें मरीम नवाज साहबा मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ इकदाम लिए हैं, जो लिए हैं वो मैं आपके सामने पहले रख देता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इलेक्शन कमीशन ने नैब में तकर्री और तबादले मनसूख कर दिए। नैब के 3 शहर लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान, यहां पे कुछ तकर्रियां और तबादले हो रहे थे, इनको मनसूख कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, इसलिए कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं 20 हल्कों में, इसके ऊपर ये असरअंदाज हो जाएगा। भाई आप उनको कर देते तकर्री और तबादले, नैब तो खत्म हो गई अमली तौर पे, वो तो किसी सियासतदान का बाजू अब नहीं मड़ोड़ सकती, वो तो किसी को जाके गिरफ्तार नहीं कर सकती, वो तो बहुत अच्छा बच्चा बन गया नैब, तो उनके तो कोई मसला नहीं था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ ये गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी है, बजाय जो दिखाई दे रहा है। जो असल चीजें हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा आ जाए लाहौर में, एक बंदा मैं उनको देता हूं, उनके साथ जाके विजिट करें तो उनको नजर आएगा तरक्याती मंसूबे आधी रात को कैसे काम चल रहा है। जो बनी हुई सड़कें हैं उनको दोबारा बनाया जा रहा है, लोड शेडिंग इन 4 हल्कों के अंदर जीरो की जा रही है, लोगों को यहां पे मुकम्मल तौर पे फैसिलिटेट किया जा रहा है, खरीदो फरोख्त का यहां पे बाजार गर्म है, लालचें यहां पे दी जा रही हैं, सरकारी वसाइल का और ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। शराफत जो है उसको जमानत देती है अदालत, वो बेचारा जेल से बाहर निकलता है, सीआईए आती है, पुलिस आती है, उसको फिर गिरफ्तार करती है और फिर उसको लेकर चली जाती है। ये क्या चल रहा है? वो आदमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहां पे कारकुन भी है, एक उम्मीदवार भी था वो टिकट होल्डर के लिए, यानी उसने जाके एप्लीकेशन दी हुई थी, टिकट किसी और को मिला लेकिन वो वहां पे कैंपेन कर रहा था। तो अब इस तरह आप एक बंदे को गिरफ्तार कर लेंगे तो ये आप इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं और उसका फायदा आप असद खोखर को देना चाहते हैं। असद खोखर इलेक्शन लड़े हैं, उनकी अपने हल्के के अंदर एक वर्थ है, लेकिन इस तरह लोगों की गिरफ्तारियां, उनको तंग करना, परेशान करना, ये एक तकलीफ दह चीज है। हमजा शहबाज साहब के ऊपर क्यों नहीं नोटिस लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने? तकर्रियों और तबादलों में तो ले लिया, जिसका इन 20 हल्कों में कोई असर नहीं पड़ना था, जहां नोटिस लेना था वहां नहीं लिया। हमजा शहबाज ने 100 अरब रुपए की सब्सिडी जारी कर दी है। खबर घुम्मन साहब ने इस पर कुछ सवाल पूछे, वो सवाल मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने 100 अरब रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। 2-3 सवाल हैं। क्या ये रकम इस काम के लिए बजट में रखी गई थी? नहीं। क्या वफाकी हुकूमत ने इस सब्सिडी पर रजामंदी दी है? नहीं, क्योंकि हुकूमत तो सब्सिडी खत्म कर रही थी। जाहिर है इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात ही हैं। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे गरीब आदमी को जब भी कोई सब्सिडी मिले मैं उसके हक में रहता हूं। हमजा शहबाज ने जो ये काम किया बड़ा शानदार काम किया है, लेकिन ये ऐसे मौके पर किया है कि वो इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होना चाह रहे हैं। ये 17 जुलाई के बाद अनाउंस कर दें, क्योंकि बिल तो यकम को आएगा, बिल तो अब आएगा ना अगले महीने, इस महीने का बिल तो हो गया, तो 17 तारीख के बाद अनाउंस कर दें ये वाली सब्सिडी और फिर लोगों को उसके ऊपर फैसला करने दें कि अच्छी है या बुरी है। मुझे खतरा इस बात का है कि क्योंकि हुकूमत कहती है जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है और इन्होंने अवाम पे बहुत बोझ डाला है, चाहे पेट्रोल का है, डीजल का है, गैस का है, 32% की महंगाई का है, लोगों की इन्होंने कमर तोड़ दी है। तो ऐसी सूरत हाल में 100 अरब रुपए की सब्सिडी मुझे शक है कि शायद ये ना दे पाए और आने वाले दिनों में ये चीज साबित हो जाएगी। इतना पैसा शायद ये ना निकाल पाए, सिर्फ इलेक्शन तक इसको मूव कर रहे हैं। पीछे 14 दिन रह गए हैं इलेक्शन में, 13-14 दिन रह गए हैं, तो इन दिनों को किसी तरह निकालना है और इलेक्शन तक लोगों को यह कहना है कि पता नहीं हम आपके लिए क्या कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं हल्कों में, तो उनको यह लगता है कि हमारे बिजली के बिल माफ़ हो जाएंगे और हमें इसका बहुत फ़ायदा होगा। अंसार अब्बासी साहब ने एक खबर और दी है। उन्होंने कहा कि एक ऑडियो टेप आने वाली है इमरान खान की और साथ में उस ऑडियो टेप के अंदर मौजूद हैं आज़म खान, जो इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। इस किस्म का उन्होंने एक दावा किया है और उसके अंदर कोई बातचीत ऐसी हो रही है जिसको पब्लिक किया जाएगा, इमरान खान साहब को पॉलिटिकली उसका नुकसान होगा। तो मैं पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो टेप करना है ये गैर कानूनी है। नॉर्मली ये मरीम नवाज साहबा की टेप्स भी आ रही थी, हम सुना रहे थे उस दौर में, अभी एक और टेप्स आ रही है, हम ये भी सुनवा रहे हैं इस दौर में। टेप्स आप सुनते जाएं, लेकिन उस दौर में कुछ साफी ये कहते थे कि ये टेप कौन करता है और क्यों करता है इसका पहले जवाब लिया जाए। इस पे शीरी मज़ारी ने भी आज आवाज़ उठाई है
उन्होंने रोला डाला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मना किया था, आप कैसे वजीर आजम को या उनके लोगों को आप टेप कर सकते हैं, उनकी कॉल टेप्स कर सकते हैं, तो ये गलत है, गैर कानूनी है और ये चीज़ें ना की जाएं। टेप करता कौन है? ये इख्तियार किसी आम आदमी के पास तो है नहीं। मैं जितने मर्जी गैजेट्स ले लूँ, मैं किसी को टेप नहीं कर सकता। मरियम नवाज जितने मर्जी गैजेट्स ले लें, वो किसी को टेप नहीं कर सकती। टेप कर सकती हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाहे वो पाकिस्तान की हैं चाहे वो पाकिस्तान से बाहर की हैं। अमेरिकन टेप कर सकते हैं, चाइनीज़ टेप कर सकते हैं, बहुत सारे और ममालिक हैं वो टेप कर सकते हैं। उनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजीज होती है, वो ये कर लेते हैं। क्या ये उन्होंने टेप की है या पाकिस्तान के हसास इदारे उन्होंने टेप की हैं? यही शिकायत मियां नवाज शरीफ साहब भी करते रहे और यही शिकायत आज PMLN के लोग भी कर रहे हैं। तो मैं आपको मिसाल देता हूं चंद जुमलों की, और ये फर्जी तौर पे आपको जरा समझने में आसानी रहेगी कि टेप होती कैसे और उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मिसाल के तौर पे इमरान खान आजम खान बात कर रहे हैं, इमरान खान और उनकी पार्टी के लोग बात कर रहे हैं, तो वो अपनी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे ना, हिकमत अमली पे बात करेंगे कि हमें करना क्या है, हमारे साथ हो क्या रहा है। मिसाल के तौर पे ये तो इस मुल्क से गद्दारी है, इमरान खान साहब बोलते हैं ये तो इस मुल्क से गद्दारी है, तो हम इसको गद्दारी कह के पुकारेंगे और इसके ऊपर हम लोगों को बताएंगे। अब आप पहले वाला जुमला निकाल देंगे ये तो इस मुल्क के साथ गद्दारी है, और पिछला आप सारा पोर्शन निकाल दें और सिर्फ ये वाला हुक्म आप लगा दें कि हम इसको लोगों को गद्दारी कह के बताएंगे और इसको इस तरह से हम पोर्ट्रे करेंगे, तो आपको लगेगा शायद कोई बंदा प्लान कर रहा है, मनसूबा बना रहा है। आधी बात आप सुनवा दें। मिसाल के तौर पे ये मेरी हुकूमत और पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश हो रही है, तो हमें फिर साजिशी बयानी पर ही बात करनी होगी और करनी चाहिए। इसमें से आप पहला वाला जुमला निकाल दें जिसमें इमरान खान ये कह रहे हैं कि ये मेरी हुकूमत और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, और सिर्फ दूसरा लगा दें हमें सिर्फ साजिशी जो बयानियां हैं उसके ऊपर बात करनी है, उसको प्रमोट करना है, लोगों को बताना है कि साजिश हुई है। तो दूसरा वाला सुन के आपको लगेगा कि शायद कोई साजिश हो रही है, कोई गेम डाल रहा है इमरान खान। लेकिन अगर आप पहले वाले के साथ मिला के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके साथ कुछ हुआ, उसके नतीजे में उसने अपने लोगों से कहा कि अब हमें ये करना चाहिए। तो ये कॉल्स इस तरीके से टेप करके इनको एडिट किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो एडिट की जाती हैं इसके लिए बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है, और वहां पे ये एडिटिंग की जाती है बड़े तरीके से। सलमान दुरानी साहब ने एक बात की है, उनका क्लेम है, सहाफ़ी हैं, जिन जराए ने अंसार अब्बासी से रब्ता किया और कहानी सुनाई है, ये टेप वाली जो है कॉल वाली, इन जराए ने हमसे भी रब्ते किए थे और यही कहानी हमें सुनाई थी। हमने इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने से पहले सवाल पूछा कि क्या फराह खान, आजम खान, इमरान खान और उनकी अहलिया के बारे में कोई ठोस सबूत आपके पास मौजूद है जो अदालत में पेश हो सके? तो उसका जवाब था नहीं। तो जब आप अदालत के अंदर कुछ नहीं कर सकते किसी चीज़ की बुनियाद के ऊपर, तो आप मुख्तलिफ टोटों को जोड़ के, इधर का टोटा उठा के उधर, उधर का टोटा उठा के उधर, जैसे वो चीफ जस्टिस वाले मामले में आपको याद होगा, साबिक चीफ जस्टिस वाले मामले में उनकी 2 तकरीरों के अंदर से निकाल के छोटे छोटे क्लिप जोड़ के एक ऑडियो बनाई गई। ना सिर्फ उस ऑडियो को चलाया गया बल्कि उस ऑडियो का फोरेंसिक करा के लाके सर्टिफिकेट भी दे दिया गया कि ये असली है, और वहां अमेरिका से, बाहर से। लेकिन वो बाद में साबित हो गया, वो जियो न्यूज ने साबित कर दिया, बाकी सब ने इतने भोंडे तरीके से काम किया था। तो अब जरा बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं और इस किस्म का प्रोपेगेंडा लाया जा रहा है। अयाज अमीर साहब ने कुछ इंकशाफात कर दिए हैं और उन्होंने जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम में ये इंकशाफात किए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उनको मिलने के लिए कुछ लोग आए थे, ताकतवर लोग थे, महकमा ज़राअत। उन्होंने कहा, तो आप जानते हैं वो कौन लोग हैं। उन्होंने कहा उन्होंने मुझसे इजाज़त ली मुझे मिलने के लिए और मुझे कहा जरा हथौला रखें जाते हुए। तो मैंने कहा जी किस पे हथौला रखें? तो उन्होंने इशारा किया कि ऊपर वालों पे। वो कहते हैं उसके बाद मैं सेमिनार में गया, उसी सेमिनार में मैंने जब बातचीत की तो 17 पर्चे मेरे पे हो गए हैं। उसी सेमिनार में बातचीत की थी अयाज अमीर साहब ने भी। अयाज अमीर साहब कहते हैं कि जब मैं बातचीत करके निकला तो मुझे मैसेज आया कि, यानी धमकी अभी एक मैसेज आया कि आपने ये ठीक नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद मुझे जो धमकी अमेज मैसेज भेजने वाला शख्स था उसको इस बात का एहसास हो गया और उसने मुझे दोबारा मैसेज किया कि नहीं वो हमने पूरा सुना है, तो आपने बड़ी बैलेंस बात की है ये वो, और मामला रफा दफा कर दिया। उसके बाद वो बताते हैं कि जब मुझे मारा कुटा गया, मेरे दफ्तर के बाहर जब मैं निकला और मेरे पे हमला हुआ, मुझे अटैक किया गया, मेरा मोबाइल छीन के ले गए। वो कहते हैं जब मेरा मोबाइल मुझे वापस मिला तो सारी चीज़ें वैसे ही थी, सिर्फ मेरे मोबाइल के अंदर से उस एक शख्स का जिसने मुझे धमकी अमेज मैसेज किया और बाद में कहा नहीं कोई बात नहीं, उसका नंबर
और उसके पैगामात डिलीट कर दिए गए थे, सबूत मिटा दिए गए थे। तो ये अयाज अमीर साहब ने बताया है। तो अब आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कौन था और वो कौन है जो लगातार हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है, मारना चाहता है, अटैक करना चाहता है, हमारी फैमिलियों को हरासा कर रहा है, हम सबको परेशान कर रहा है, हमारे ऊपर आज़ादी इजहार राय मुश्किल बना दी गई है। हम बात नहीं कर सकते, करना चाहते हैं, कहते हैं क्यों करते हो। सवाल तो हमारा बड़ा सादा है ना कि आप लोग ये कहते थे कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये फ्रॉडी हैं, ये तेरे मुल्क को खा जाएंगे। आप ये कहते थे, आप लोग ये बार बार कहते थे, बुलवाकर कहते थे, आकर कहते थे। हमें सबूत भी दिखाए गए, हमने उन सारी चीज़ों को देखा, हम कायल हो गए कि यार ठीक है आप सही बात कर रहे हैं। मुझे कम से कम अपने आप को कायल करने में 1 साल लगा था। तो मैं नालायक आदमी हूँ, पढ़ते पढ़ते चीज़ों को देखते देखते। अरशद शरीफ साहब हैं वो कायल हो गए, साबिर शाकिर साहब हैं वो कायल हो गए, और बहुत सारे सहाफ़ी हैं। और मेरा कुछ अपनी इन्वेस्टिगेशन भी थी, मुझे लगा कि यार ये बिल्कुल, ये तो मेरे मुल्क को लूट के बर्बाद कर देंगे, ये तो हर चीज़ तबाह कर देंगे। तो अब मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि आपकी राय जो अचानक बदल गई है उस पर मुझे भी कायल कर दें आप। सवाल सिर्फ इतना है कि जैसे आप कायल हो गए कि ये अब अच्छे लोग हैं, इनको हुकूमत में आना चाहिए, इनको हुकूमत करनी चाहिए, इनको पाकिस्तान को चलाना चाहिए और हमें इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, जैसे आप कायल हो गए हैं, हमें भी बताएं ना, हम भी कायल हो जाएं। ये सवाल पूछता हूं तो तकलीफ होती है और गुस्सा आता है। सवाल तो मैं पूछता रहूंगा, चाहे आप मुझे तंग करें, मेरी फैमिली को तंग करें, मेरे वालिद को तंग करें। जिन लोगों को आपने तंग किया उन्होंने मुझे फ़ोन करके कह दिया है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे अगर तू अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस वजह से बदल लेगा कि हमारे ऊपर दबाव है। कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं है, ये मुल्क है तो हम सारे हैं। कुछ लोगों की जिद और अना के सामने हम हथियार नहीं फेंकेंगे। मैं जो बात कर रहा था वही बात करूंगा। जनरल बाजवा साहब को जो मैंने कहना था वो एक पूरी वीडियो में मैंने कह दिया है। उम्मीद करता हूं कि वो अपने मामला जो हैं, इन सारे मामला को वो ज़रूर देखेंगे। ताकतवर आदमी है, उनके पास बड़ा कंट्रोल है, हो सकता है वो इसमें रोल प्ले कर सकें। नहीं करेंगे तो कोई गिला नहीं है, मैं यही करूंगा जो कर रहा हूं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।